हेलो स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट मैथ्स मीटिंग विद एपी सर। हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, एक आव्यूह का परिवर्त। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे। तो डेफिनेशन पर बाद में आता हूं, पहले इसके दो एग्जांपल ले रहा हूं मैं। जैसे मेरे पास में एक मैट्रिक्स है ए और इसमें 1497, यानी ये मैट्रिक्स जो है वो 2x2 ऑर्डर की है, 2x2 की। ओके, मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक और मैं साथ में मैट्रिक्स ले रहा हूं ए, दूसरे एग्जांपल में मैट्रिक्स ए जो है इस बार स्क्वायर नहीं ले रहा हूं मैं ले रहा हूं 103479। ये जो मैट्रिक्स है ये आपकी है 2x3 ऑर्डर का। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ रो 2 और नंबर ऑफ कॉलम 3। ओके, अब अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि ये जो दोनों मैट्रिक्स आपके सामने दिख रही है, इसमें एक लाइन बोली जाए कि रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दिए जाए। मतलब जैसे इसमें ये जो मैट्रिक्स आपके सामने लिखी हुई है 2x2 की, इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया जाए। मतलब 14 हॉरिजॉन्टली लिखे हुए हैं, इनको वर्टिकली कर दो, और 97 हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टली लिखे हुए हैं, इनको मैंने वर्टिकली कर दिया 97। तो एक नया मैट्रिक्स हमें मिल गया। बात समझ रहे? सवाल मेरा क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 था, इसका ऑर्डर भी 2x2 ही आया। मतलब यह है कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम इंटरचेंज कर दिए जाते हैं, मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाता है, तो उसका ऑर्डर नहीं बदलता। बट इस केस में देखिएगा, यहां पर अगर मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देता हूं, तो फर्स्ट रो क्या है 103, इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया 103, और सेकंड रो है 479, इसे मैंने कॉलम बना दिया 479। तो पहले हमारी जो मैट्रिक्स थी वो 2x3 ऑर्डर की थी, और ये जो नई मैट्रिक्स बनी है इसमें कितनी रो होगी 1 2 3, 3 रो एंड 2 कॉलम। बात क्लियर है? इस प्रकार से जो मैट्रिक्स हमें मिलती है उसे हम कहते हैं ए का ट्रांसपोज। मतलब ये है कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑल्सो ए मैट्रिक्स। एक आव्यूह का परिवर्त भी क्या होती है, एक आव्यूह ही होती है, जो कि कैसे प्राप्त की जाती है, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करके हमें प्राप्त होती है। इज दैट क्लियर? तो चलिए, तो सबसे पहले ये एग्जांपल हम लिख देते हैं। अच्छा, इसको ए का ऊपर पावर टी लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है, और कई बार ये भी देखते हैं ए के ऊपर डैश लगा करके भी इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ओके, तो सबसे पहले तो ये एग्जांपल लिख लें, उसके बाद में हम डेफिनेशन पर बात करेंगे। ओके, ध्यान दीजिए, अगर आपकी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज लेने पर आपकी मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं बदलेगा। बट अगर आपकी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, 2x3 की है, तो क्या हो जाएगी 3x2 की हो जाएगी। अगर एक और एग्जांपल की मैं बात करूं कि आपकी मैट्रिक्स ए है, वो सिर्फ रो मैट्रिक्स है 1 2 3, तो ऐसे केस में अगर इसका ट्रांसपोज लिया जाए तो क्या वो एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगी? अगर एक रो मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है, तो उसका ट्रांसपोज लेने पर वो रो क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी। पहले जो मैट्रिक्स थी उसका ऑर्डर क्या था 1x3, अब क्या हो जाएगा 3x1। बात क्लियर है? तो यही बात हमें अब थ्योरेटिकली लिखनी है। पहले फटाफट एग्जांपल नोट कर लेंगे, उसके बाद में देखिए लाइन क्या लिखेंगे। इफ A is equal to Aij M cross N is a matrix, then is a given matrix, then its transpose is represented by A to
द पावर टी और a डैश, ओके, एंड ऑफ 10, या ज्यादा बेहतर क्या रहेगा, सीधा ही लिख लो आप डेफिनेशन, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखिए सिर्फ डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, इस डेफिनेशन में देखिए क्या लिखूंगा मैं, ए आई जे की बजाय मैं लिख देता हूं जे आई, समझ रहे हो, मतलब जैसे क्या हुआ, अभी आपने देखा एक मैट्रिक्स है अपने पास में 1 0 3, ये जो ली थी अपन ने, और 4 7 9, आपने इसका ट्रांसपोज लिया तो जो नई मैट्रिक्स आई वो आई 1 0 3 4 7 9, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 था और इसका 3 क्रॉस 2 हो गया, तो अगर आपकी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, n क्रॉस m, ठीक है। अच्छा जी, अब बात ये आती है, जैसे मान लो ये जीरो की बात करूं, ये जीरो आपकी मैट्रिक्स में कहां पर था, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में था, ठीक है। अब देखो इस ट्रांसपोज में जीरो कहां चला गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में चला गया। किसी भी एलिमेंट की बात करूं, जैसे मान लो ये एलिमेंट है 3, ये कहां है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सॉरी हाँ बिल्कुल फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब अगर 3 की बात करूं तो देखो कहां चला गया, ये 3 यहां पर है, ये कौन सी रो में है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। मतलब ये हुआ कि जो आई जे था वो अब क्या बन जाएगा, जे आई। अच्छा अगर बात करूं इस 1 की, तो ये 1 था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब इसको चेंज करेंगे तो भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ही आएगा, तो देखिए यहां पर ये 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगर इस 7 की बात करें तो ये 7 कहां है, वो सेकंड रो सेकंड कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में। अब 7 देखो कहां पर है, ये रहा 7 सेकंड रो सेकंड कॉलम। मतलब आई और जे की वैल्यू जब इक्वल है तो ट्रांसपोज लेने पर वो एलिमेंट अपनी पोजीशन नहीं छोड़ता है। बाकी 1 2 वाला 1 2 पोजीशन वाला एलिमेंट कहां चला जाएगा, 2 1 पर चला जाएगा, 1 3 वाला 3 1 पर चला जाएगा, 2 1 वाला 1 2 पर चला जाएगा। आप समझ रहे? तो यही बात बस इतनी अगर लिखनी हो, या तो यहां पर पूरी लैंग्वेज लिख दो कि एंड ए पावर टी यानी ट्रांसपोज ऑफ ए ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, ठीक है। या फिर सिंपल आप डेफिनेशन में ये बात लिख दो कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए जे आई और एन क्रॉस एम, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख लीजिए, यदि ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन एक दी गई आव्यूह है तो इसका परिवर्त ए की पावर टी या ए डैश से निरूपित किया जाता है तथा ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए जे आई एन क्रॉस एम, ओके। ए जे आई बन जाएगा, मतलब आई जे जो पहले था वो अब क्या बन जाएगा, जे आई, ओके। एग्जाम्पल आप जो अभी पिछले स्लाइड में 3 एग्जाम्पल जो थे वो तीनों के तीनों आप इसके बाद में नोट कर लेना या पहले नोट कर लिया। बात क्लियर है? किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जा सकता है जिस प्रकार से, देखो जैसे मान लो अपन ने इससे पिछले लेक्चर में डिटरमिनेंट की बात की, तो डिटरमिनेंट के लिए मैंने एक साफ कहा कि डिटरमिनेंट वैल्यू केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की होती है। बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पर अप्लाई होते हैं, लेकिन ट्रांसपोज जो है वो किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए लिया जा सकता है। अगर आपकी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज लेने के बाद उस मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं बदलेगा। ध्यान रखें, मैं क्या कह रहा हूं, ऑर्डर नहीं बदलेगा, मैट्रिक्स बदल जाएगी। अगर आपके सामने मैट्रिक्स है 1 4 5 7 और इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज क्या होगा, 1 4 ऐसे हो जाएगा और 5 7 इस प्रकार से हो जाएगा। तो क्या ये पहले वाली मैट्रिक्स और अब वाली मैट्रिक्स इक्वल है? नहीं है इक्वल, बस इनका ऑर्डर इक्वल है। आप ये नहीं कह सकते कि 1 4 देखो इसमें भी है इसमें भी है तो इक्वल नहीं। इक्वालिटी की कंडीशन क्या होती है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, संगत अवयव बराबर होने चाहिए। तो आपकी मैट्रिक्स में 4 यहां पर था, इस मैट्रिक्स में 4 यहां पर है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं रहे। इसका मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर मैट्रिक्स बदल जाएगी। हाँ, कई बार ऐसा होगा कि मैट्रिक्स नहीं बदलेगी, वो एक अलग केस आएगा जिसे हम सिमेट्रिसिटी जो टॉपिक है उस जस्ट अगला टॉपिक उस पर बात करेंगे। ओके, चलिए जी फटाफट ये डेफिनेशन
विद एग्जाम्पल सब कुछ लिख लीजिए और उसके बाद में मैं छोटे छोटे पॉइंट लिख रहा हूं और उन पॉइंट्स पर हम वन बाय वन चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, आप ये मान लीजिए कि ये सारे के सारे क्या हैं आपके लिए, मैं हेडिंग डाल देता हूं प्रॉपर्टीज। और इन प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और उसको फिर से ट्रांसपोज लिया तो क्या होगा, सोच के देखिए। एक मैट्रिक्स है मेरे पास में 1 4 3 7, ठीक है, इसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने पर क्या हुआ 1, मैं ऐसे लिख देता हूं, ट्रांसपोज लेने पर 1 4 3 7 ऐसे हो जाएगा। अब आपसे कहूंगी फिर से ट्रांसपोज ले, फिर से ट्रांसपोज ले तो क्या होगा 1 3 फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, 4 7 सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब बताओ क्या ये वापस वही मैट्रिक्स आ गई क्या? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और फिर वापस ट्रांसपोज लिया तो वही मैट्रिक्स आपको वापस मिल जाएगी। नंबर 1 बात, ओके। अच्छा जी, नंबर 2, अगर आपके पास में एक मैट्रिक्स ए है, ओके, और इसे किसी कांस्टेंट नंबर के से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, बात समझ रहे हो? जैसे यही मैट्रिक्स है अपने पास में 2 क्रॉस 2 की, इसे मान लो 5 से मल्टीप्लाई करना है और फिर क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो हमारे पास में यहां पर 2 तरीके हैं। एक तो तरीका क्या है, पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 20 और 15 और 35 और फिर क्या करो, इसका ट्रांसपोज लो। अब क्या हो जाएगा बताओ, 5 20 ये तो पहला कॉलम बन जाएगा और 15 35 ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। क्लियर है? एक दूसरा तरीका और है अपने पास में, क्या, इस 5 को ऐसे रहने दो और मैट्रिक्स का क्या करो, वहां पे ट्रांसपोज ले लो, 1 4 3 7। अब आप देखो, देखिए ये क्या हुआ, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। अब देखो ये क्या हो गया, 5 15 20 और 35, क्या दोनों केस सेम है क्या? कंपेयर करके देखो, 5 15 20 35, 5 15 20 35, बात क्लियर है? तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी बन गई कि किसी कांस्टेंट नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लिया जाए या फिर कांस्टेंट नंबर को बाहर लिख करके मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख दिया जाए और फिर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। बात क्लियर है? अच्छा जी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, a प्लस माइनस b का ट्रांसपोज। a प्लस माइनस b का ट्रांसपोज, सोचो, मैं ये जैसे ही इस ब्रैकेट के अंदर वाली बात लिखी हुई होगी तुरंत आपके दिमाग में एक बात आएगी, क्या, वेर a एंड b आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। क्योंकि हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स ऐड कब होती हैं, सब्ट्रैक्ट कब होती हैं, जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। बात क्लियर है? अच्छा, ऐसे केस में क्या करोगे आप, ए और बी को पहले ऐड करोगे जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। जैसे ये मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, बी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, तो कैसे ऐड करेंगे दोनों को, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते। क्लियर है? अच्छा जी, ऐसे केस में क्या होता है, पहले दोनों को ऐड करो या अगर बीच में माइनस हो तो माइनस करो, फिर ट्रांसपोज लो। किसी ने क्या कर दिया, पहले ए का ट्रांसपोज ले लिया और फिर बी का ट्रांसपोज ले लिया और फिर दोनों को प्लस या माइनस कर दिया, आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है? एनसीईआरटी या फिर अपने राजस्थान बोर्ड की बुक में यहां से आपको क्वेश्चन मिल जाता है। कैसे मिलता है क्वेश्चन? क्वेश्चन ऐसे मिलता है जैसे मैं यहां पर लिखता हूं। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इसका लिख लेना, यहां ए तथा बी दो समान क्रम के
आव्यूह हैं। ठीक है, अच्छा, दो मैट्रिक्स दे दिए जाए आपको, मान लो एक मैट्रिक्स को ये दे दिया जाए 2 3 1 4 5 9, ठीक है, और मैट्रिक्स बी दे दिया जाए आपको 0 1 3 7 2 4, और अब कहा जाए इफ a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट। तो ये जो कंसेप्ट है, जो प्रॉपर्टी है, वो अप्लाई कब होगी? जब a और b दोनों के ऑर्डर सेम हो। तो यहां दोनों के ऑर्डर सेम है, बिल्कुल है। अब आप क्या करो, पहले दोनों को ऐड करो, a प्लस b को ऐड करो। देखो a प्लस b को कैसे ऐड करोगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया, 2 और 0 को ऐड किया 2, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 1 और 3 को ऐड करेंगे 4, 4 और 7 को ऐड किया 11, 5 और 2 को 7, 9 और 4 को 13। और अब आपसे कहूंगी इसका ट्रांसपोज ले, तो ट्रांसपोज लेंगे 2 4 4, ये ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 2 4 4 और 11 7 13, ये हो जाएगा ट्रांसपोज। ठीक है, ऐसे ही अब आप क्या करो, पहले ए का ट्रांसपोज ले लो। तो ए का ट्रांसपोज क्या बन जाएगा अपने पास में? 2 3 1 4 5 9, ये ए का ट्रांसपोज है। प्लस बी का भी ट्रांसपोज लेके लिख दो, और बी का ट्रांसपोज क्या बनेगा? 0 1 3 7 2 4। और अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो, देखें 2 और 0 2, 4 और 7 11, 3 और 1 4, 5 और 2 7, 1 और 3 4, 9 और 4 13। बात क्लियर है? मतलब कहने का ये है कि अगर ए और बी दो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं तो उनके सम का या दोनों के डिफरेंस का ट्रांसपोज है वो दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज का सम या डिफरेंस करके ज्ञात किया जा सकता है। ओके, अच्छा, तो ये सारी बातें आपने नहीं लिखनी है, अपने को तो जो पॉइंट लिखना है वो सिर्फ इतना सा है कि a प्लस बी का। अच्छा जी, एक और बात इसमें कि जरूरी नहीं है 2 ही मैट्रिक्स हो, अगर आपको 3 मैट्रिक्स दे दिया जाए, 4 मैट्रिक्स दे दी जाए a प्लस बी प्लस सी डी, तो ऐसे केस में ट्रांसपोज लेना है तो भी आपको क्या करना है? a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज प्लस c का। अगर मान लो इनमें से यहां प्लस है यहां माइनस है तो यहां माइनस आ जाएगा। बात क्लियर है? मतलब जहां प्लस आए वहां प्लस कर दो, माइनस आए वहां पर माइनस कर दो। एक बात अगर कहूं मैं कि जो ट्रांसपोज है वो प्लस माइनस के केस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सबके साथ में अलग अलग बट गया। बात क्लियर है? तो इस प्रकार से ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी लिख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी जिसे समझना। फोर्थ प्रॉपर्टी है ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब आपके दिमाग में क्या आएगा? ये आएगा ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, कि भाई दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज इज इक्वल टू पहली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू सेकंड का। जैसे प्लस में किया वैसे इसमें कर दिया, नहीं हम गलत हो जाएंगे। ये क्या होता है? बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। उसकी दिमाग में बात आएगी ये ऐसा कैसे? ठीक है, तो पहले तो एक लाइन यहां लिखूंगा, मुझे बताओ ए और बी का मल्टीप्लीकेशन कैसे पॉसिबल है? वेयर A is a matrix of order M cross P and B is a matrix of P cross N। हिंदी में लिख लेना, जहां A M क्रॉस P क्रम का आव्यूह है तथा B P क्रॉस N क्रम का आव्यूह है। देखो कैसे, अगर आप A और B को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो A का ऑर्डर मैंने क्या बोला है? M क्रॉस P, तो B का ऑर्डर क्या है? P क्रॉस N, तभी तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा। अब A और B का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा AP, उसका ऑर्डर क्या होगा? M क्रॉस N। अच्छा जी, अगर इसका ट्रांसपोज लिया जाए तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा ट्रांसपोज लेने के बाद में? N क्रॉस M का। क्लियर है बात? एक तो आप ये बात कहेंगे
कि अगर ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं आप तो रिजल्ट आएगा m क्रॉस n का, और उसका ट्रांसपोज लेने पर आ जाएगा n क्रॉस m का। अब a और b के अलग अलग ट्रांसपोज लेते हैं अपन। a का ट्रांसपोज लेने पर आपका जो मैट्रिक्स है वो पहले a था m क्रॉस p का, अब ये हो गया p क्रॉस m का, ठीक है। अच्छा, b का ट्रांसपोज लेने पर b जो था वो है p क्रॉस n ऑर्डर का, तो ट्रांसपोज लेने पर हो जाएगा n क्रॉस p ऑर्डर का। अब देखो क्या जिस सीक्वेंस में लिखे हुए थे उसी सीक्वेंस में लिखने पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं। बात क्लियर है? क्यों? देखो ये m और यहां पर n, बात समझ रहे हैं? तो अगर आप इनको ऑर्डर चेंज करके लिखें तो क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? देखो b का ट्रांसपोज, b के ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा? n क्रॉस p, और a के ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा p क्रॉस से m। अब आप देखिए ये इक्वल है, तो b का ट्रांसपोज इनटू a का ट्रांसपोज जो ऑर्डर आया वो क्या आया? n क्रॉस m। पहले ab के ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या आया था? n क्रॉस m। इसका भी ऑर्डर क्या आया है? n क्रॉस m। इसका मतलब ये सेम हो सकते हैं, ठीक है। आपको a और b दे दिए जाए तो ये भी वेरीफाई कर सकते हो कि ये होंगे सेम। बात क्लियर है? तो बस थोड़ी सी इस बात को दिमाग में आपको रखनी है। साथ ही साथ सिर्फ दो ही नहीं, अगर आपके पास में तीन मैट्रिक्स हैं, ठीक है, तो ये बात मैं यहां लिख देता हूं। अगर हमारे पास में तीन मैट्रिक्स हैं a b c और इसके ट्रांसपोज की बात करें तो कैसे होता है? पहले c का ट्रांसपोज होगा, फिर b का ट्रांसपोज होगा और फिर a का ट्रांसपोज होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल है तो ही ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, और इस केस में यही बात आएगी। अच्छा, तीन ही नहीं, मान लो चार आ गई, a b c d, और फिर कहेगी ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले सबसे आखिरी वाले का d का ट्रांसपोज, c का ट्रांसपोज, b का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज। बहुत सारी मैट्रिक्स आ गई, a1 a2 a3 a4 डैश 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 an, और इसका पूरी का ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा बताओ? लास्ट वाली का an का ट्रांसपोज, फिर इससे पिछले वाली का यानी an-1 वाली का ट्रांसपोज, और इससे पीछे वाली का an-2 का ट्रांसपोज, ऐसे चलते जाएंगे। फिर a की पावर 4 a4 का ट्रांसपोज, फिर a3 का ट्रांसपोज, a2 का ट्रांसपोज, और लास्ट में a1 का ट्रांसपोज। मतलब ऑर्डर बदल करके आपको लिखना है। क्लियर है? तो ये चीज आप फोर्थ प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है अपनी? कि अगर किसी मैट्रिक्स पर पावर k है और उसका ट्रांसपोज लिया जा रहा है तो आप ट्रांसपोज लेकर के फिर पावर k लगा दो, रिजल्ट सेम ही आएगा। बस मल्टीप्लिकेशन वाले में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बाकी सब जगह पर सेम है सब कुछ, ठीक है। और दो बहुत ही अहम प्रॉपर्टी मैं यहां पर लिख रहा हूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये कैसे? मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखूं a 1 3 2 5, ठीक है। आपसे कहा जाए कि इसका डिटर्मिनेंट बताओ। डिटर्मिनेंट के लिए थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो गया, हालांकि डिटर्मिनेंट का टॉपिक पूरा ही बचा हुआ है अभी, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 1 3 2 5, वैल्यू कितनी आएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई 5 1 इंटू 5 5 माइनस 6 5 माइनस 6 यानी -1, ठीक है। अच्छा, अब बताओ a का ट्रांसपोज लिया जाए, ट्रांसपोज कैसे लेंगे? बता जाएगा कि 1 3 2 5, और अब इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू पूछे आपसे तो देखो क्या होगा? 5 माइनस 6 -1। मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होती है। क्लियर है? अच्छा जी, एक और कि ट्रेस ऑफ a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ a। ट्रेस क्या होता है? याद करो, ट्रेस ऑफ a मींस सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल की बात की जाए, अच्छा दोनों ये जो प्रॉपर्टी नंबर 6 और प्रॉपर्टी नंबर 7 दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल होंगी, क्योंकि डिटरमिनेंट जो है
वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, जैसे 2x3 का मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं है, ऐसे 2x3 के मैट्रिक्स का ट्रेस भी पॉसिबल नहीं है, ट्रेस डिटरमिनेंट ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल है। तो बात ध्यान दीजिएगा, एक मैट्रिक्स है 1 3 2 5, इसके लिए ट्रेस की बात करूं तो ट्रेस ऑफ ए कितना आएगा 1 + 5 यानी 6। इसके ट्रांसपोज की बात करूं तो ट्रांसपोज ये, अब बताओ देखिए ट्रेस ऑफ ए का ट्रांसपोज 1 + 5 6। ध्यान दीजिए कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर उसके डायगोनल के एलिमेंट है वो जहां है वहीं रहते हैं। तो जहां है वहीं है, इसका मतलब 1 1 वाला एलिमेंट 1 1 पर, 2 2 वाला 2 2 पर, 3 3 वाला 3 3 पर, जो जिसका ऑर्डर जितना होगा उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे अपन। तो जो जहां है वहीं है तो उनका सम भी क्या रहेगा, उतना ही रहेगा जो पहले था। तो ये बात भी अप्लाई होती है कि ट्रेस ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। ओके, चलिए तो ये प्रॉपर्टी आएगी, और भी है, आएगी बात प्रॉपर्टी इस पर बात आएगी कि किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का ट्रांसपोज और ट्रांसपोज का इनवर्स सेम होते हैं, लेकिन अभी हम इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने इनवर्स पढ़ा ही नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ा है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बाद में मैंने किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना आपको बताया। तो आप देखना कि पहले मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करके उसका ट्रांसपोज लेके देखना, ठीक है। फिर क्या करना, पहले ट्रांसपोज ले लेना और ट्रांसपोज लेने के बाद में उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात करना, फिर उससे ट्रांसपोज का इनवर्स फाइंड करना, और आप देखेंगे कि इनवर्स का ट्रांसपोज और ट्रांसपोज का इनवर्स सेम आएंगे, ठीक है। हालांकि इस पर आगे चर्चा करनी है आपने को, क्योंकि इनवर्स फाइंड करने की मैंने आपको वहां पर पिछले लेक्चर में लाइन लिखवाई थी कि इट इज अ शॉर्टेस्ट मेथड टू कैलकुलेट या टू ऑब्टेन इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ये एक आव्यूह का इनवर्स ज्ञात करने का सबसे छोटा तरीका था, जो हमने बात की थी पिछले लेक्चर के अंदर। तो इसका मतलब ये भी बताया था कि कुछ और मेथड भी पढ़ेंगे जहां हम इनवर्स फाइंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वही रहेगा हमारा टॉपिक, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, तो चलिए अभी हम एक नई हेडिंग डाल रहे हैं और वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि से और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। हिंदी में सममित तथा विषम सममित आव्यूह। ओके, हेडिंग डालिए, शुरुआत करते हैं। हाँ, पहले डेफिनेशन की बात करेंगे। इसमें डेफिनेशन में लिख रहा हूं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij n cross n is said to be symmetric matrix if and only if A transpose is equal to A। हिंदी में लिख लीजिए, एक वर्ग आव्यूह A इज इक्वल टू Aij n क्रॉस n को सममित आव्यूह कहते हैं यदि और केवल यदि A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। ठीक है, तो बात ये आती है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अगर आपकी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज लेने पर ऑर्डर जो है वो चेंज नहीं होगा। ओके, अच्छा जी, अगर आपकी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका ट्रांसपोज लेने पर डेफिनेटली उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ये भी बात क्लियर है। अच्छा, एक मैट्रिक्स
का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 2। तो क्या यहां इनका इक्वल होना पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता है। अगर ऑर्डर चेंज नहीं होता है इसका मतलब ट्रांसपोज और जो आपका मैट्रिक्स जो दिया हुआ था उनका सेम ऑर्डर है, तो मे बी पॉसिबल उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो। और अगर ऐसा है तो आपका मैट्रिक्स क्या कहलाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब दिमाग की बात आती है कैसे हुई, तो मैं एज ए एग्जांपल आपके सामने मैट्रिक्स लिखा। एक्चुअली मैं नहीं लिखूं, आप बताओ। जैसे आपका मैट्रिक्स है, यहां पर है 1 और यहां पर है 2, ठीक है, यहां 3 है और यहां भी 3 है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए, ट्रांसपोज लेने पर देखो फर्स्ट रो 1 3 है तो फर्स्ट कॉलम 1 3 बन जाएगा, सेकंड रो 3 2 है तो सेकंड कॉलम 3 2 बन जाएगा। क्या आपके मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर मैट्रिक्स में कोई चेंज हुआ? 1 3 3 2 1 3 3 2, बात समझ रहे हैं? अच्छा जी, इसमें जो बात समझनी है वो क्या समझनी है कि एक मैट्रिक्स अगर ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित आव्यूह है, तो आपके डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, बट डायगोनल के अगर इधर 3 है तो इधर भी 3 ही होना चाहिए। अगर मान लो यहां पर 4 होता, अब 1 4 तो फर्स्ट कॉलम 1 4 बन जाता, और 3 2 तो ये 3 2। अब बताओ ये इक्वल है क्या? 1 1 के इक्वल है, ठीक है, 2 2 के इक्वल है, क्योंकि डायगोनल वाले एलिमेंट तो अपनी पोजीशन चेंज करते ही नहीं है। हाँ, जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। तो यहां 4 है, इसमें यहां 4 है, तो इक्वल पॉसिबल नहीं है। तो बात सीधी सीधी सी ये है कि एक मैट्रिक्स अगर 2 क्रॉस 2 का है या 3 क्रॉस 3 का है, कैसा भी हो, अगर वह सिमेट्रिक है तो डायगोनल के एलिमेंट्स की बात नहीं करेंगे, डायगोनल के दोनों साइड जो एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? मतलब ये है, सीधा सीधा इस बात को मैं एक्सप्लेन करूं तो ये कहूं कि ए आई जे एलिमेंट जो है वो ए जे आई के इक्वल होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? ए आई जे और ए जे आई, जैसे देखो ये वाला एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अच्छा जी, और ये एलिमेंट क्या है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये दोनों सेम है ना, 1 2 और 2 1 वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए, तभी उसका ट्रांसपोज लेने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ रहे? ये 2 क्रॉस 2 का है, फटाफट इस एग्जांपल को आप बना लीजिए। उसके बाद में मैं एक 3 क्रॉस 3 का एक एग्जांपल लिख रहा हूं। 3 क्रॉस 3 की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया ए बी सी, ठीक है, ये तो कुछ भी हो सकते हैं, डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, इन पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो यहां पर मेरे पास में जी है तो डेफिनेटली यहां भी जी होना चाहिए, ठीक है। यहां पर एफ लेता हूं, पहले एफ है, ठीक है, ये जी है और ये एलिमेंट एच, ये भी एच। अब आप देखिए ट्रांसपोज लीजिए, इसका ट्रांसपोज लेने पर क्या बनेगा? पहले ए एफ जी तो ये ए एफ जी, एफ बी एच तो एफ बी एच, और जी एच सी तो ये ले लिया जी एच ए सी। क्या कोई मैट्रिक्स में चेंज आया? देखो पहले क्या थी? ए एफ जी एफ बी एच जी एच सी, ए एफ जी एफ बी एच जी एच सी, सेम की था क्या पहले वाला भी? लेकिन इसमें पॉसिबल कब हुआ है? डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ दीजिए, विकर्ण के अवयव को छोड़ो, और अब देखो ये अवयव है 1 2 पोजीशन का और ये है 2 1 पोजीशन का, सेम है दोनों, तभी तो ये तो यहां आ गया, ये वाला यहां चला गया। ये एलिमेंट है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का और ये है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का, सेम है। ये एलिमेंट है सेकंड रो थर्ड कॉलम का और ये एलिमेंट है थर्ड रो सेकंड कॉलम का, सेम है दोनों।
मतलब ये है डायगोनल के दोनों साइड देखो आप सेम डिस्टेंस पर सेम एलिमेंट होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आपकी मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो 3x3 का ये एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी डेफिनेशन स्क्यू सिमेट्रिक यानी विषम सममित अवयव के लिए, और ये क्या होगी, इफ ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स Aij, if a square matrix is A is equal to Aij n cross n such that A का ट्रांसपोज is equal to minus of A, then A is said to स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हिंदी में लिख लीजिए, यदि A बराबर Aij n क्रॉस n एक वर्ग अवयव इस प्रकार है कि A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A, तब A एक विषम सममित अवयव कहलाती है। ओके, चलिए ये कैसे होगी, एक मैट्रिक्स आपके सामने ये लिखा 1 2 3 और -3। ठीक है, नहीं चलिए एक काम करते हैं, पर ऐसे लेता हूं A B, ठीक है, और C और D। अच्छा जी, डेफिनेशन क्या कह रही है कि ये मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A होना चाहिए। क्या A का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ऑफ A के। तो A का ट्रांसपोज लिख दो इधर, तो A का ट्रांसपोज कैसे लिखोगे, AC और DB इज इक्वल टू माइनस, अब A लिखते हैं, A कैसे आएगा, ACDB, ACDB। बात क्लियर है, मतलब ये तो लिख दिया इसका ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, इस माइनस को क्या करें, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब कंपेयर करो, कंपेयर करने से क्या मिलेगा, देखो a इज इक्वल टू माइनस ए, d इज इक्वल टू माइनस सी, c इज इक्वल टू माइनस डी, और b इज इक्वल टू माइनस बी। यहां से देखो a इज इक्वल टू माइनस ए का मतलब हो गया 2a इज इक्वल टू 0, देखो माइनस से उधर गया तो प्लस का है, तो 2a इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 0, मतलब आपके मैट्रिक्स में ये क्या होना चाहिए, 0। सेम ऐसे ही ये देखिए b इज इक्वल टू माइनस बी, तो 2b इज इक्वल टू 0, यानी b इज इक्वल टू 0, यानी ये b भी क्या होना चाहिए, 0। तो पहली बात तो क्या क्लियर होगी कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इन ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। एक विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, 0 होते हैं। और ये दोनों इक्वेशन जो बनी d इज इक्वल टू माइनस सी, सी इज इक्वल टू माइनस डी, एक ही बात है, यानी यहां से मैं ये कह सकता हूं d इज इक्वल टू माइनस सी, मतलब d की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस सी लिख सकता हूं। तो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी, क्या विशेषता होगी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट तो डेफिनेटली क्या होंगे, 0 0, और डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट है वो सेम है बट अपोजिट साइन के। अगर यहां सी है तो यहां पे क्या होगा, माइनस सी। बात समझ रहे, तो यहां से अगर अपन बात करें कि इसे अगर आपको लिखना हो टेक्निकल फॉर्मेट में तो क्या लिखेंगे, Aij इज इक्वल टू Aij इज इक्वल टू 0, कब, जब I इज इक्वल टू j, क्योंकि डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो 0 होने चाहिए, और डायगोनल के एलिमेंट कैसे होते हैं, 1 1 2 2 3 3 ऐसे ही होते हैं। तो Aij इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू j, और Aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ Aj, कब,
जब आई इज नॉट इक्वल टू जी। ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की टेक्निकल डेफिनेशन होती है। ठीक है, अच्छा जी, अगर मैं आपसे कहूं कि 3x3 का एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, 3x3 का, तो पहली बात तो ये एलिमेंट 0 0, क्लियर। अच्छा, यहां आपने इससे पहले एग्जांपल लिया था, उसमें f लिखा था, यहां अगर f लिखता हूं तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, -f। यहां अगर मैं g लिखता हूं तो यहां क्या लिखना पड़ेगा, -g। यहां पर h लिखता हूं तो यहां पर क्या होगा, -h। क्लियर है सारी बातें। तो ये हमारे पास में 3x3 का एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है आपके पास में एग्जाम में, बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया, फाइंड x y z इफ a इज इक्वल टू is a skew symmetric matrix। हिंदी में लिख लीजिए, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर एक मैट्रिक्स है 0 3 -2, y एक्स जेड और 2 -1 0 एक विषम सममित आव्यूह है, तो तुरंत ही आपका जवाब क्या होगा कि x इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम जानते हैं कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक विषम सममित आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। अच्छा जी, y देखो यहां 3 है तो यहां पर क्या होना चाहिए, -3, तो y इक्वल टू -3। क्लियर है, यहां -2 है तो यहां 2 होना चाहिए, यहां z है, यहां -1 है तो यहां -1 है तो यहां क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए, बस अपोजिट साइन के होने चाहिए, तो z इज इक्वल टू +1। बात सीधी सी है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल कुछ भी हो सकता है, बस इतना ध्यान रखना है कि डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल हमेशा 0 0 0 होता है, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स और नीचे वाले एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है। ओके, ऐसी जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर, चलिए नोट कर लेंगे। अब बात आती है कि इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन कैसे आता है। फटाफट आप एक दो पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट कैसे होते हैं। अगर एक मैट्रिक्स, देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट, मैं 2x2 का ही एग्जांपल लेना ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए, आप 3x3 का कोई भी एग्जांपल लेकर क्या कर सकते हैं, 2 3 1 5, कोई भी एक मैट्रिक्स ले ली, 2x2 की ले ली। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो क्या है, नंबर 1, अगर इस A में इसके ट्रांसपोज को ऐड करोगे तो A क्या है, देखो 2 3 1 5, और इसका ट्रांसपोज 2 3 1 5, ऐसे हो जाएगा क्या, रिजल्ट क्या बनेगा, 2 और 2 4, 3 और 1 4, 1 और 3 4, 5 और 5 10। बात ये नहीं कह रहा कि डायगोनल में क्या है, आप डायगोनल के दोनों साइड देखिए, आपको सेम एलिमेंट मिल रहे हैं, मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये हमारे लिए कंसेप्ट बन गया क्या, कि A प्लस A का ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी आव्यूह में, कोई भी वर्ग आव्यूह, कोई भी अपनी मर्जी से सेलेक्ट करो और उसमें उसका ट्रांसपोज ऐड कर दो, और ऐसा करने पर जो मैट्रिक्स मिलेगा वो डेफिनेटली क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। बात क्लियर है। अच्छा जी, ट्रांसपोज को माइनस करके देखो, देखिए दूसरा पॉइंट है, 2 में से 2 माइनस हो गए 0, 3 में से 1 माइनस हो गया 2, 1 में से 3 माइनस हो गया -2,
5 में से 5 माइनस हो गए 0। क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया? तो दूसरा पॉइंट आप क्या कह सकते हैं कि A माइनस ए का ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देख पा रहे, 0 0 हो गए, ऊपर 2 है, नीचे -2 है। हमेशा ये किसी भी अपनी मर्जी से कोई भी एक एग्जांपल लेकर के आप देखना, चाहे 3x3 का लेके देखना, एक मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करोगे तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो डेफिनेटली सिमेट्रिक होगा, और अगर उसके ट्रांसपोज को माइनस करोगे तो वो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो डेफिनेटली क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अच्छा जी, तो ये 2 पॉइंट अलग से आप लिख लेना। दो क्या, कई पॉइंट लिखने अपने को। तीसरा पॉइंट तो ये लिखिए कि A प्लस ए का ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A प्लस ए का ट्रांसपोज हमेशा सममित अवयव होता है, और A माइनस ए का ट्रांसपोज हमेशा विषम सममित अवयव होता है। अच्छा जी, अब उसके बाद में तीसरा पॉइंट, अगर आप को ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, और मैं पहले वो क्वेश्चन ही लिखता हूं और तीसरे पॉइंट पर उस क्वेश्चन को लिखता हूं, ठीक है? और समझना क्वेश्चन क्या था, बोर्ड एग्जाम 2016 में पूछा गया। एक्सप्रेस A इज इक्वल टू 2 - 4 - 2 -1 4 3 1 - 3 2 as the sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix। हिंदी में लिख लीजिए, ये आपकी बुक में भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। A बराबर, ये मैट्रिक्स दे रखा है, को एक सममित, A बराबर, पहले लिखना, A बराबर ये को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस A as the sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix। बोर्ड एग्जाम 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान बोर्ड में 3 नंबर के लिए। और इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर देने का हमारे पास में एक ही तरीका है, एक इक्वेशन याद रखो, A इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। अब आप कहोगे ये कैसे? आप देखिए ध्यान से, 1/2 इंटू A 1/2 A प्लस 1/2 A का ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस 1/2 A का ट्रांसपोज। देखो 1/2 A का ट्रांसपोज 1/2 A का ट्रांसपोज कैंसिल आउट, हाफ A और हाफ A मिलके A हो गए। बात तो यही आ रही है, A के 2 पार्ट हो गए, और इन दोनों पार्ट्स को ध्यान से देखिए, A प्लस A का ट्रांसपोज कैसा होता है? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दो पार्ट हो गए, हमें इन दोनों पार्ट्स में इसको एक्सप्रेस करना, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है? तो देखो A आपको दे रखा है, A इज इक्वल टू, फटाफट आप लिखेंगे, A इक्वल टू दे रखा है 2 - 4 - 2 -1 4 3 और 1 - 3 2, ये आपके लिए A है। तो बताइए पहले तो A का ट्रांसपोज क्या होगा? A का ट्रांसपोज रहेगा 2 - 4 और -2, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, -1 4 3 ये सेकंड कॉलम में लिख दिया, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 1 - 3 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 2 पॉइंट बनाने हैं। नंबर 1, A प्लस A का ट्रांसपोज, दोनों को ऐड करना है। दोनों मैट्रिक्स ऐड कैसे होंगे? जो एलिमेंट है उनको ऐड कर दो, 2 + 2 4 -4 -1 तो कितने हो गए? -5 -2 प्लस का 1 तो -1
ठीक है, -1 -4 -5, 4 और 4 8, 3 और -3 0, 1 और -2 -1, -3 और 3 0, 2 और 2 4। आप देख पा रहे हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा? -5 इधर -5, -1 0 0, मतलब सेम साइन के दोनों साइड में सेम संख्याएं हैं, तो ऐसे केस में तो ये हो गया सिमेट्रिक। वो इक्वेशन लिख लिया आपने, ठीक है। अब दूसरा काम मैं कर रहा हूं, a माइनस ए का ट्रांसपोज, इस बार माइनस कर रहा हूं, तो देखो 2 - 2 0, -4 -1 तो -2 हो जाएगा, सॉरी -3 हो जाएगा, -2 -1 तो -3 हो गया, -1 -4 3 हो गया, 4 - 4 0, 3 -3 तो 6 हो गया, 1 -2 प्लस का 3 हो गया, -3 तो -6 हो गया, 2 - 2 0। ये देखो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा जी। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है, a = 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज, बस। तो आपका जो a है, मतलब क्या करना है, इस पहला जो आया a प्लस ए का ट्रांसपोज, इसका आधा कर दो। इसका आधा कैसे करोगे, देखो 4 का हाफ करोगे 2, -5/2 और -1/2, -5/2 4 0, -1/2 0 और 2, ये आ गया, प्लस अब a माइनस ए का ट्रांसपोज जो था उसका भी हाफ कर दो, तो 0 में हाफ 0, -3/2 -3/2, ये हो गया 3 0 3/2, ये 3/2 और यहां हो गया -3 0, मतलब दोनों में 1/2 से मल्टीप्लाई करके मैंने इस प्रकार से लिख दिया। अब बस यही आपको छोड़ना है। आप देख रहे हैं कि आपकी मैट्रिक्स ए के 2 पार्ट हो गए। अगर आप इन दोनों पार्ट को वापस ऐड करके देखते हो, 2 और 0 का ऐड किया 2 आ गया, -5/2 -3/2 का ऐड किया, -8/2 मतलब -4 आ गए। आप देखना अपनी जो शुरुआत में मैट्रिक्स थी वो यही है, इन दोनों को ऐड करो, -1/2 -3/2 -4/2 -2 आ गया। इसको मतलब इन दोनों पार्ट्स को अगर आप ऐड करोगे तो आपकी यही मैट्रिक्स आपको वापस मिल जाएगी। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है, आपकी जो दी गई मैट्रिक्स थी उसके 2 पार्ट करके एक्सप्रेस करना था, उसको व्यक्त करना था 2 भागों में विभक्त करके। उसमें से एक पार्ट जो है वो तो सिमेट्रिक होना चाहिए और एक पार्ट है वो स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, बस यही आंसर आप छोड़ेंगे कि इसमें से ये बात लिख देंगे नीचे, ये तो सममित भाग है और ये इसका विषम सममित भाग है। ओके, अच्छा एक काम, कई बार क्या होता है, आपको दी गई मैट्रिक्स ऑलरेडी सिमेट्रिक है, सममित है, और अब आपसे कहा जाए कि इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक 2 पार्ट में डिवाइड करो अलग अलग। तो ऐसे केस में अगर आपकी मैट्रिक्स ऑलरेडी सिमेट्रिक है तो उसका सिमेट्रिक पार्ट तो वही हो गया। अच्छा जी, तो सिमेट्रिक पार्ट तो वही हो गया, तो वो आ जाएगा एज इट इज, आप कैलकुलेशन करेंगे तो, और एक पार्ट जो आएगा वो आएगा 0 0 0 0 0 वाला। तो जो आपकी जीरो मैट्रिक्स है उसे जरूरत के हिसाब से सिमेट्रिक या जरूरत के हिसाब से स्क्यू सिमेट्रिक मान लिया जाता है। देखो कैसे, जैसे एक 0 0 0 0 ऐसे है, इसका ट्रांसपोज ले तो पता ही आपको 0 0 0 0 ही आएगा। अब मैं इसे वापस ए, इस मैट्रिक्स को अगर ए कहा गया है तो इसको वापस ए भी कह सकता हूं। अच्छा, मैंने माइनस लगा दिया, जीरो के पीछे माइनस लगाने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, समझ रहे हो। तो जीरो जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक में भी शामिल कर लिया जाता है और कई बार स्क्यू सिमेट्रिक में भी। ये कभी तभी शामिल किया जाता है जब 2 केस आते हैं, एक आपकी दी गई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और फिर कहे कि इसके 2 पार्ट करो जिसमें से एक सिमेट्रिक होना चाहिए एक स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, दी गई मैट्रिक्स लिख देनी है प्लस जीरो मैट्रिक्स लिख देनी है और ये कह देना है कि जीरो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, अच्छा कई बार स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देके कह दे कि इसके 2 पार्ट करो जिसमें से एक सिमेट्रिक होना चाहिए एक स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में क्या करो, पहले जीरो वाली लिख दो और फिर वो एज इट इज लिख दो, तो उसमें से जीरो वाली उस केस में सिमेट्रिक का काम करेगी। ओके, अच्छा ये बात आप एक्सप्लेन की हुई है एनसीईआरटी के अंदर, देख लेना, और बहुत ही बोर्ड की दृष्टि से ऐसा क्वेश्चन है। मेन जो बात है समझने वाली है,
कंपटीशन की दृष्टि से वो छोटी छोटी 2-3 बातें हैं जो यहां से आप समझेंगे। कितने 3 पॉइंट हो गए थे। चौथा पॉइंट, ये जो क्वेश्चन था अपना वो थर्ड पॉइंट में था। थर्ड पॉइंट एक्चुअली आपका ये है 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। इसमें से ये भाग सिमेट्रिक होता है और ये भाग स्क्यू सिमेट्रिक होता है। एक भाग सममित होता है और एक विषम सममित होता है। ओके, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है कि अगर आपकी मैट्रिक्स ए बी और यहां पर है सी और यहां है माइनस सी, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक है, और आपसे कहा जाए कि इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू बताओ। सॉरी, स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या होगा, ये पार्ट में 0 होगा। ठीक है, और ऐसे केस में अगर आप इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू बताते हैं तो ये डिटरमिनेंट कैसे बताओगे, 0। बात सीधी सी है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात किसके लिए करते हैं अपन, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। डिटरमिनेंट की बात किसके लिए करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। इसका मतलब दोनों केस मर्ज भी तो हो सकते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट। तो वहीं से हम बात कर रहे हैं कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 0 माइनस सी स्क्वायर, तो प्लस का सी स्क्वायर, मतलब ऑलवेज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी। और एक बात, अगर मान लीजिए आपकी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की है, बात मैं कर रहा हूं स्क्यू सिमेट्रिक की, और यहां पर है जैसे अपने पास में f, यहां माइनस एफ, यहां g, यहां माइनस जी, यहां पर h और यहां पर माइनस h, और अब इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू की बात करें, ठीक है। और अब अगर मैं आपसे कहूंगी इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करो तो क्या होगा, देखो 0, ये ध्यान देना, 0 0 0 0 हो गया। एफ एच माइनस जी, तो कितना हो गया, माइनस, बोलो, एफ जी एच, जी ध्यान देना, जी माइनस एफ माइनस एच, तो प्लस हो गया क्या, एफ जी एच। ये तो ऊपर से नीचे की ओर हो गया, माइनस, नीचे से ऊपर की ओर करो, माइनस जी 0 जी, तो 0, माइनस एच एच 0, तो 0, 0 एफ माइनस एफ, तो ये भी 0, फाइनल वैल्यू 0। तो 2 चीजें याद रखनी है। अगर आपकी मैट्रिक्स इवन ऑर्डर की है, मतलब 2 क्रॉस 2 की है, 4 क्रॉस 4 की है, तो, और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर जो है वो क्या है, इवन है, सम है, तो ऐसे केस में उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है। और अगर आपकी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है और उसका ऑर्डर जो है वो ओड है, 3 क्रॉस 3, 5 क्रॉस 5, तो ऐसे केस में उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0 आती है। तो ये लाइन आप जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो लाइन क्या लिखनी है, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑल इवन ऑर्डर is always a perfect square, and of all odd order, एक तो मैं क्या कर रहा हूं, इवन ऑर्डर, और एक कह रहा हूं odd order, is always 0। हिंदी में लिख लीजिए, एक विषम सममित आव्यूह जिसका क्रम सम है, उसकी सारणिक मान सदैव एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, ठीक है। तथा जिसका ऑर्डर, जिसका क्रम विषम है, उसका सारणिक मान हमेशा 0 होता है। ओके, अच्छा जी, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, आज के इस लेक्चर को खत्म करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट जो ज्यादा हमारे लिए
अच्छे क्वेश्चन क्रिएट करता है। तो क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, अच्छा एक लाइन लिख लो पहले, क्वेश्चन तो चलो साथ में लिखना ही है बाद में, क्वेश्चन से पहले एक लाइन लिख लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज ए सिमेट्रिक। दो सममित अवयवों का योग गुणन सदैव सममित होता है। ठीक है, करके देख सकते हैं आप। क्वेश्चन है, इफ a plus b plus c is equal to pi, then find determinant sin a plus b plus c sin b। ध्यान दीजिए, डिटरमिनेंट यहां काम तो आ रहा है बट अभी टॉपिक बाकी है डिटरमिनेंट। यानी cos a प्लस बी माइनस tan a और 0, इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। हिंदी में लिख लेना, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री या पाई हो तो निम्नलिखित सारणी का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो समझिए इस चीज को ध्यान से। एक तो ये होगा कि ऐसा क्वेश्चन जैसे हमारे सामने होगा हम तुरंत आगे बढ़ जाएंगे कि नहीं करेंगे नहीं, छोड़ देते हैं। बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ध्यान से देखिएगा कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 सॉरी पाई, तो साइन a प्लस बी प्लस सी, मैं ये चीजें लिख देता हूं, साइन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक है, तो आपकी जो डिटरमिनेंट है वो क्या बन गई, यहां 0, यहां 0 और यहां 0। जैसे ये 3 0 नजर आए आपको तो दिमाग में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जानी चाहिए कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। हो सकता है, भी नहीं कह रहा हूं है। फिर बात आती है कि यहां पर है साइन बी, यहां माइनस साइन बी, फिर दिमाग में आएगा कि यहां साइन बी और इधर माइनस में, यहां पर 2 है इधर माइनस 2 होता है, तो स्क्यू सिमेट्रिक में होता है ऐसा। फिर यहां पर है cos c, यहां है cos a प्लस बी, तो बताओ cos a प्लस b को क्या मैं cos पाई माइनस सी लिख सकता हूं? देखो a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। अच्छा, पाई माइनस सी कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो माइनस cos c आ गया। बात समझे? तो यहां cos c और यहां पर माइनस cos c, इधर आ गया tan a और इधर आ गया माइनस tan a। तो अब आप देखो, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है कि आपको एक ऐसा डिटरमिनेंट मिल गया जो स्क्यू सिमेट्रिक भी है। अंदर वाले मैट्रिक्स को देखो, स्क्यू सिमेट्रिक भी है। डिटरमिनेंट स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होते, मैट्रिक्स होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक भी है क्योंकि उसके डायगोनल के एलिमेंट 0 0 है और बाकी जो एलिमेंट है इधर वाले प्लस के इधर वाले माइनस के, सेम ही है, sin b माइनस sin b, cos c माइनस cos c, tan a माइनस tan a। ठीक है, अच्छा जी। और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, और 3 क्रॉस 3 यानी ऑड ऑर्डर, और ऑड ऑर्डर है तो इसकी रिजल्ट क्या आएगा 0। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इफ A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लिख देता हूं, हिंदी में लिख लेना, यदि A एक विषम सममित अवयव हो तो सिद्ध कीजिए कि then prove that B transpose AB is also a skew symmetric matrix। एक नया मैट्रिक्स दे रखा आपको, क्या, B का ट्रांसपोज इंटू A इंटू B। ठीक है, ये भी क्या है, एक विषम सममित अवयव है। ये आपको प्रूव करने के लिए कहा गया। बात समझ रहे? तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन कई बार आपको कंपटीशन एग्जाम में प्रूव तो नहीं करवाता है, ऐसे पूछ देता है कि देन b की पावर t a b इज,
फिर ऑप्शन दे देता है सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अच्छा जी, अब बात ये आती है कि ऐसे क्वेश्चन को प्रूव करते समय हम कैसे सॉल्व करते हैं। लेट, मैंने एक नया नाम दे दिया सी। किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है थ्योरेटिकली, तो हम क्या करते हैं, उसका ट्रांसपोज लेते हैं। बी का ट्रांसपोज ए बी और इसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये तीन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐसे समझो ए बी सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ऊपर ट्रांसपोज है, आप सिर्फ ऐसे समझिए, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले ये आ जाएगा, फिर ये ए आ जाएगा और फिर बी के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज है। हाँ समझे, ऑर्डर चेंज हो जाता है। अच्छा, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज माइनस ए होगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए क्या है, एक विषम सममित अवयव, हिंदी में लिख लिया आपने क्वेश्चन। यदि ए एक विषम सममित अवयव है तो सिद्ध कीजिए कि बी की पावर टी ए बी भी एक विषम सममित अवयव है। बात समझ रहे हो, ए का ट्रांसपोज किसी का माइनस ए लिख दिया। अच्छा, बी के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लेने का मतलब बी आ गया। अच्छा, एक और बात, तो बीच में ये माइनस आ गया, इस माइनस को मैं पहले लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। क्या ये वापस माइनस सी बन गया क्या, तो सी के ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस सी के इक्वल। इसका मतलब ये किसकी कंडीशन होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है। बात क्लियर है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और रहेगी बीच में, छोटी सी बात है, और वो लाइन आप लिख लेंगे, नोट लगा के लिख लेना चाहिए। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी नहीं है और स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है, तो फिर उसके लिए कोई नया नाम नहीं है, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाएगा, लिखने की भी जरूरत नहीं, समझ लेना ऐसे ही कि एक मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक भी नहीं है और स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है, कैसे नहीं है, देखो समझने वाली बात। ए इज इक्वल टू 1 2 3 और 5, ठीक है। अगर यहां 3 है और यहां भी 3 होता तब तो सिमेट्रिक हो जाती, बात क्लियर है। अच्छा, यहां दोनों जगह 0 और यहां 3 या -3 होता तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाती। अब ये अगर इसका ट्रांसपोज लेते हो तो ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 1 3 5 2 ऐसे आ जाएगा। अब ये मैट्रिक्स न तो ए आई और न इसमें से माइनस बाहर कॉमन निकल करके आया, समझ रहे हैं। तो ये मैट्रिक्स न तो सिमेट्रिक है और न ही स्क्यू सिमेट्रिक है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है। ओके, चलिए जी, तो वीडियो काफी बड़ा हो गया, आप देखते रहिए, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। आई थिंक अब एक तो आपकी जो प्राइमरी ऑपरेशन है उस पॉइंट को छोड़ करके बाकी प्राइमरी ऑपरेशन से इनवर्स फाइंड करेंगे, और तो आने वाले लेक्चर्स में हो जाएगा। बाकी हमारा जो एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर या अपने राजस्थान बोर्ड की बुक का 3rd चैप्टर जो अगर है कहें वो कंप्लीट हो चुका है, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं जी। थोड़ा सा दिमाग लगा करके सारे कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, तो अब क्वेश्चन करने की कोशिश करें, ठीक है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आप कर लें, और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो अपने टेलीग्राम पर या फिर कैसे भी व्हाट्सएप पर मैसेज करके कैसे भी आप सेंड कर दें, जहां तक संभव हो सके मैं उनका सॉल्यूशन करवा दूंगा। ओके, चलिए, पीछे की भी प्रॉब्लम्स रही हुई हैं वो भी आपके सॉल्व होनी है, पूरा सेशन पड़ा है 11 to 12 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए, और जो 12th वाले स्टूडेंट जिनको अभी एग्जाम देनी है उनके लिए एग्जाम बूस्टर सीरीज चली रही है, वो भी अपने जो डाउट्स हैं वो भेज दीजिए व्हाट्सएप पर, ताकि मैं उनको क्लियर करवा सकूँ। ओके, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका फायदा ले सकें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।